Okay, myself Manvi Jain. Currently, I am pursuing my masters in geography, and from today, I am joining personal tutors. So, फ्रेंड्स, आज से हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ज्योग्राफी होता क्या है। देखिए, जब कोई भी हम सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें उसके बारे में ये इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए कि हम आखिर इसे क्यों पढ़ें, ये हमारे किस काम का है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब तक हम उसे अपनी पर्सनल लाइफ से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, डेली रूटीन से कनेक्ट नहीं कर पाते, तब तक हमें वो समझ में नहीं आएगा। तो जब हम सबसे पहले ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे तो फर्स्टली जियोग्राफी, जियो प्लस ग्राफी, इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ओके, अब आपको पता है जियो का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे जियो मीन्स होता है अर्थ और ग्राफी मीन्स होता है टू डिस्क्राइब एनीथिंग और द डिस्क्रिप्शन ऑफ एनीथिंग, यानी कि अर्थ का डिस्क्रिप्शन, इसी को हम बोलेंगे जियोग्राफी। तो ये बेसिकली हमारा इंट्रोडक्शन हो गया कि जियोग्राफी में हम पढ़ने क्या वाले हैं। अब आपको लग रहा होगा अर्थ का डिस्क्रिप्शन, अर्थ का डिस्क्रिप्शन कैसे दिया जाए, तो देखिए हम अर्थ पे जो भी कुछ देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक राउंड अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर हम काफ़ी सारी लिविंग थिंग्स को भी देखेंगे, नॉन लिविंग्स को भी देखेंगे, लैंडफॉर्म्स को देखते हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एवरीथिंग वॉट एवर वी कैन सी ऑन द अर्थ इज ऑल अबाउट जियोग्राफी। जो भी हम अर्थ पे देखेंगे वो सभी की स्टडी, उन सभी चीज़ों को हम कवर करते हैं हमारे जियोग्राफी में। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आई होप। नेक्स्टली, जब हम इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपके माइंड में एक और डाउट आ रहा होगा कि क्या हम यहाँ पे मैन और इन्वायरमेंट के इंटर रिलेशंस को पढ़ते हैं। बिल्कुल करेक्ट, जियोग्राफी में हम मैन प्लस इन्वायरमेंट दोनों के इंटर रिलेशन को भी पढ़ते हैं, यानी कि मैन का इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट है और इन्वायरमेंट का मैन पे क्या इफ़ेक्ट है, ये भी हम पढ़ेंगे जियोग्राफी में। तो ये तो हमने इंट्रोडक्शन की बात की कि जियोग्राफी का मीनिंग क्या होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जियोग्राफी आया कहाँ से। कोई भी सब्जेक्ट जब डेवलप होता है तो उसका डेवलपमेंट किस तरह से होता है। क्या वो अचानक से कोई सब्जेक्ट ऊपर से बन के आ गया है जैसे कि इंसान आता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी डेवलपमेंट की एक सीरीज़ होती है। तो बिफोर द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के पहले तक जियोग्राफी को हिस्ट्री के साथ पढ़ा जाता था। हिस्ट्री के साथ कैसे पढ़ा जाता था? फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा बैटल ऑफ हल्दीघाटी। अब बैटल ऑफ हल्दीघाटी हुआ तो वो कहाँ पे हुआ भाई? हल्दीघाटी में हुआ। हल्दीघाटी कहाँ पे है, वो कैसी जगह है, वो हमने पढ़ लिया हिस्ट्री में कि बैटल हुआ किस जगह पे हुआ, उसका नाम कैसे पड़ा, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हिस्ट्री में। या फिर हमने कहा कि गंगा जो है वो हिमालय से निकलती है और इतने साल पुरानी रिवर है, वहाँ से फ्लो कर रही है, तो ये तो हमारी हिस्ट्री की बात हुई। लेकिन धीरे 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 करके जब और ज़्यादा डिस्कवरीज रिवील हुई, धीरे धीरे लोगों ने घूमना चालू किया, डिस्कवर करना चालू किया, तब क्या हुआ 20th सेंचुरी के बिगनिंग में हिकेटियस नाम के ज्योग्राफर, पहले के लोग सिर्फ ज्योग्राफर नहीं थे, मल्टी टैलेंटेड लोग होते थे। बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो पढ़ रहे होते थे, रास्ते में उन्हें कोई नई चीज़ मिल जाती थी तो वो उसकी डिस्कवरी कर देते थे। ठीक है, तो हिकेटियस जो थे वो भी एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे, लेकिन सबसे पहले इन्होंने ज्योग्राफी को ठीक से डिस्क्राइब किया, एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पहचान दिलाई, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा गया। फादर ऑफ जियोग्राफी किसको कहा गया? हिकेटियस को। अब आपसे मैं बात कर रही थी कि इसको पहले हिस्ट्री के साथ पढ़ा जाता था। मैंने कहा कि कोई हिमालय है तो हिमालय है, ठीक है, सालों से है तो ये हिस्ट्री हो गई है। ठीक है, कोई रिवर है वो है, हिस्ट्री हो गई है। इजिप्ट में सिविलाइजेशन इतने साल पुरानी है तो है, ये हमारे लिए हिस्ट्री हो गई। और जो हिस्ट्री नहीं है वो हमारा प्रेजेंट हो गया। लेकिन अब ज्योग्राफी को कैसे पता चला? कभी भी जब लोगों ने ये देखा कि चलो हिमालय है तो कैसे है, क्यों है, कैसे ये बना होगा, क्या हिमालय हमेशा से है? अगर हमने कहा हिमालय एक फोल्डेड माउंटेन्स है, ये इतने साल पुराना है, तो उससे पहले क्यों नहीं था? वो अगर इतने साल पहले बना तो कैसे बना होगा?
तो वो जो बनने की प्रोसेस है उसके बारे में जब जानने की इच्छा लोगों के मन में होती है, उसको हमने नाम दिया जियोग्राफी, क्योंकि अब उसे हिस्ट्री के साथ नहीं पढ़ा जा सकता था। अब हमें कुछ नई डिस्कवरीज रिवील करनी थी, यहाँ पे जानना था कि फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ द माउंटेन्स, रिवर्स, वैलीज, द होल इन्वायरमेंट ऑन द अर्थ, whole landform structure on the earth. We need to know about how these all discovered or formed. ओके तो जब ये जानने की इच्छा हुई तो 20th सेंचुरी के बाद से ज्योग्राफी एक नए सब्जेक्ट के रूप में उभर कर आया और उसमें हमने ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश की कि कोई भी चीज़ बनती है तो वो उसकी बनने की प्रोसेस कैसे होती है। देखिए एक स्टेटमेंट है यहाँ पे, प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। ये दिया जेम्स हटन ने। किसने? जेम्स हटन ने। इन्होंने ऐसा क्यों कहा प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट? क्योंकि इनका मतलब था कि जो भी चीज़ें आज एट प्रेजेंट हम देख रहे हैं अर्थ पे, वो सभी चीज़ें हमें पास्ट में हुई घटनाओं के बारे में बताती हैं। यानी कि आज अगर हमने देखा कि एक माउंटेन बना हुआ है, लेट्स से इट्स एवरेस्ट और द हिमालयाज रेंज, तो वो आज प्रेजेंट है तो हम उसे देखकर ये पता लगा सकते कि पास्ट में वो कैसे बना होगा। ओके या फिर आज कहीं एक माउंटेन बनने की प्रोसेस स्टार्ट हुई है तो उससे हम ये पता लगा सकते कि जिस तरह अभी ये माउंटेन बन रहा है सेम वैसे ही कई सालों पहले हिमालय भी बना होगा। तो ये क्या हुआ? प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। इसी तरह से 20th सेंचुरी में जो ज्योग्राफी थी उसकी दो डिस्टिंक्ट ब्रांचेस आई। ज्योग्राफी की जो दो डिस्टिंक्ट ब्रांचेस थी वो थी फर्स्ट डिटर्मिनिज्म और सेकंड था पॉसिबिलिज्म। हम इसे इन शॉर्ट समझेंगे क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं जागेगा ज्योग्राफी में तब तक आप आगे के कंसेप्ट्स को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म ये दो ब्रांचेस 20th सेंचुरी में जब डेवलप हुई तो डिटर्मिनिज्म का मतलब होता है नियतिवाद, यानी कि जो नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और नेचर की जो पावर है उसी में बिलीव करना। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि नेचर में जो कुछ हमें दिया है, नेचर ने जो भी हमें दिया, हमें बनाया, या जो भी एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं अर्थ पे वही मेन है। मीन्स नेचर इज द मदर ऑफ मैन, एनवायरमेंट इज द मदर ऑफ मैन। तो यहाँ पे सिर्फ नेचर को ही बहुत ज़्यादा पावरफुल माना गया। अगर नेचर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, इंसान का डेवलपमेंट भी कर सकता है और इंसान को फिनिश भी कर सकता है। अचानक से कहीं पे अर्थक्वेक आ जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, हमने कितने भी बड़े बिल्डिंग्स बनाए हो। तो ये चीज़ क्या हुई? डिटर्मिनिज्म। वहीं दूसरी ओर पॉसिबिलिज्म आया। देखिए डिटर्मिनिज्म इसीलिए माना गया था कि जब प्रिमिटिव मैन था, आदि मानव था, उस समय उसे नॉलेज नहीं थी कि हम खुद भी कुछ कर सकते हैं। उस समय क्या होता था, जो चीज़ें नेचर में अवेलेबल थी, फॉर एग्जांपल उनके पास फ्रूट्स थे, वेजिटेबल्स, जो भी चीज़ें उन्हें जंगल में मिल जाती थी वो वही खा लेते थे और उसी से अपना पूरा लाइवलीहुड एंजॉय करते थे। उनके पास कुछ भी नॉलेज नहीं था कि वो कैसे अपना बेटरमेंट या डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो यानी कि वो सिर्फ नेचर पे डिपेंड थे। फिर पॉसिबिलिज्म में ये कहा गया जैसे जैसे प्रिमिटिव मैन ने धीरे धीरे खुद का डेवलपमेंट करना शुरू किया, उसने फायर की डिस्कवरी की, व्हील की डिस्कवरी की, एग्रीकल्चर को पूरे प्रोसेस के साथ नए तरीकों से, न्यू टेक्निक्स के साथ स्टार्ट किया। वो जो चाहता था वो कर सकता था। तो यहाँ पे ह्यूमन बींग्स को समझ में आया देयर इज पॉसिबिलिटी फॉर एवरी न्यू थिंग, यानी कि नेचर में जो है उसके आगे भी ह्यूमन बींग्स के पास कई सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो उन रिसोर्सेज को यूज़ करके कुछ नई डिस्कवरी, नया इन्वेंशन, नया चेंज ला सकता है और अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकता है। तो यहाँ पे आया पॉसिबिलिज्म। ठीक है, अब पॉसिबिलिज्म इतना ज़्यादा बढ़ गया कि लोगों को लगने लगा जो है इंसान है, ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग कैन डू एवरीथिंग। हम चाहें तो बड़ी बड़ी डेजर्ट्स में भी पानी की खोज कर सकते हैं, आर्टिफिशियल रेनफॉल करा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम। पर
जब ये एक्सट्रीम पॉसिबिलिज्म में बढ़ता गया तो फिर एक नई ब्रांच आई, नियो डिटर्मिनिज्म। नियो डिटर्मिनिज्म समझना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन था, डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म का। यहाँ पे कहा गया कि ना ही तो नेचर अकेला पावरफुल है और ना ही मैन अकेला पावरफुल है। ये क्या बात हुई? देखिए, जब पॉसिबिलिज्म के एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग कुछ भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन जाती हैं आज, कहीं पे भी हमें जो रिसोर्सेज जिस जगह चाहिए हम अवेलेबल करा सकते हैं। इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। लेकिन क्या हमारे सारे डेवलपमेंट के बाद भी नेचर का कोई इफेक्ट नहीं है? आप करंट एग्जाम्पल ले सकते हैं कोरोना का। कोविड-19 डिसीज़ में क्या हमारी मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ डेवलप नहीं थी? क्या हमने कई सारे बड़े बड़े डिसीज़ के ऊपर इन्वेंटरीज नहीं की थी? की थी। लेकिन उसके बावजूद भी नेचर के एक छोटे से वायरस की वजह से पूरी जो दुनिया है वो अस्त व्यस्त हो गई है। हम उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ये क्या है? ये नेचर का रिवर्स एक्शन है। नेचर हमेशा ये प्रूफ कर देता है नथिंग इज ओवर मी, यानी नेचर से ऊपर कुछ भी नहीं है। हम नेचर के साथ मिलकर डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन नेचर के ऊपर जाकर नहीं कर सकते। देयर आर लिमिट्स ऑफ नेचर फॉर एवरीथिंग। आप क्लाइमेट चेंज देखें, चाहे ग्रीन हाउस इफेक्ट देखें, ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल हैं नियो डिटर्मिनिज्म की। यानी कि जब भी ह्यूमन बीइंग बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करने लगता है, बहुत ज़्यादा ही ओवर यूज़ करने लगता है, गलत यूज़ करने लगता है नेचर का, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने लगता है, तब एनवायरनमेंट का रिवर्स एक्शन देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ एडवर्सरीज लाइक क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड सेवरल मोर डिसीजेस। ओके, तो ये बात की हमने नियो डिटर्मिनिज्म की। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ज्योग्राफी जो है उसकी दो ब्रांचेस होती हैं। सभी स्टूडेंट्स जो ज्योग्राफी में पढ़ने वाले हैं 11th और 12th क्लास में, आप देखेंगे ज्योग्राफी की दो मेन ब्रांचेस होती हैं, फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा है ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी में डिफरेंस क्या है? देखिए, फिजिकल का मतलब होता है जो भी लैंडफॉर्म्स अर्थ के ऊपर फिजिकली हमें दिखाई दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें किसका एग्जाम्पल होंगी? फिजिकल ज्योग्राफी का, क्योंकि नेचर में एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं, इसमें मैन का कोई रोल नहीं है, ये ऑटोमेटेड है। जैसे कि हम क्लाइमेटोलॉजी में मैन का कोई रोल नहीं है, धूप निकल रही है तो ये हमारे हाथ में नहीं है, बारिश हो रही है हमारे हाथ में नहीं है, माउंटेन बन रहा है हम उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। वहीं दूसरी ओर ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या चीज़ें आती हैं जो कि मैन यानी कि ह्यूमन बीइंग से कनेक्टेड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल सेटलमेंट ज्योग्राफी, ओके, अर्बन मॉर्फोलॉजी अगर हम पढ़ते हैं सेटलमेंट ज्योग्राफी के अंदर ही, रीजनल ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं। ओके, ये सारी जो चीज़ें हैं सेटलमेंट, अर्बन, रीजनल, जिनमें भी मैन का इन्फ्लुएंस होता है, वो सारी चीज़ें आती ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो यहाँ पे हमने देखा फिजिकल और ह्यूमन दो ब्रांचेस हैं ज्योग्राफी की। तो इस लेक्चर में हमने बेसिक चीज़ें जान ली हैं कि ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, किस तरह से उसका हिस्ट्री से धीरे धीरे ज्योग्राफी में डेवलपमेंट हुआ। अब देखिए, यहाँ पे हमने देखा था कि हिस्ट्री से ज्योग्राफी बना, तो आप हिस्ट्री के फादर को भी याद कर लीजिए। फादर ऑफ हिस्ट्री जो है वो है हेरोडोटस, और फादर ऑफ ज्योग्राफी जो है वो है हिकेटियस। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, दोनों फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने देखा कि जब ज्योग्राफी अपने एक डिस्टिंक्ट ब्रांच के रूप में डेवलप हो गया, फिर भी उसमें काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स होते रहे। तो धीरे धीरे डिटर्मिनिज्म आया, पॉसिबिलिज्म आया, फिर नियो डिटर्मिनिज्म आया। उसके बाद ज्योग्राफी के दो ब्रांचेस आए, फिजिकल और ह्यूमन। अब दोनों को ही हम डिटेल में टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे। सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी, फिर क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, देन वी विल स्विच टू ह्यूमन ज्योग्राफी, द सेवरल डिस्टिंक्ट ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। आज के लेक्चर में बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके जो भी डाउट्स हों वो भी, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।